तलक। और दूसरी जो मेरी बात यह है कि याद रखें, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ वो इलेक्शन लड़े हैं, हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं। आप मुझे यह बता दें कि बाय इलेक्शन हो, गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट हो और उसके खिलाफ आदमी हो जिसके ऊपर केसेस हो और वो इलेक्शन लड़ ले। यहां की जो विक्टिमाइजेशन है, आपको पता है क्यों एस्टेब्लिशमेंट की बैक पार्टीज मूवमेंट जीतती हैं पाकिस्तान की तारीख में? क्योंकि जो क्रिमिनल एलिमेंट होता है वो हमेशा पावर के साथ जाना इसलिए चाहता है कि अगर वो नहीं जाएगा उसके केसेस वो सामने ले आएंगे। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट का वोट है हर हल्के के अंदर, क्योंकि जो 2 नंबर लोग होते हैं वो जो पार्टी जीतने वाली होती है उसके साथ चला जाता है अपनी चोरी बचाने के लिए। अगर जहीर अब्बास 2 नंबर होते, वो कभी बाय इलेक्शन का टिकट हमारा ना लेते लाहौर में, और वो भी जिधर हुक्मरान बैठे हुए हैं पंजाब के। असल में बात यह है कि सईद लाई साहब, मैं आ रहा हूं आगे, मैं प्रोग्राम में पहले की हुई बातों से मैं आगे निकल रहा हूं। जरा मैं एक सोल्यूशन लेके आना चाह रहा हूं और आपकी कमिटमेंट चाहिए एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मुझे। मसलन इलियास गुज्जर साहब हैं, एमपीए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक था। उनके ऊपर मैंने वीडियो फुटेज दिखाई कि उन्होंने अपने भाई पुलिस वाले के साथ मिलके एक मासूम बच्चे को अगवा किया, 1 हफ्ता थाने में रखा, उसको चित्रौल किया। हमने टीवी के ऊपर पुलिस बुलवा के उनके ऊपर एफआईआर की रिपोर्ट करवाई, सब कुछ करवाया। राना मशहूद साहब ने एक्शन लिया। उसके बाद गुजर साहब ने पीएमएलएन ज्वाइन कर ली और वो पर्चा वहीं पे कहीं ठप हो गया। काफी क्रिमिनल्स हमने देखे हैं जिसमें डॉक्टर ताहिर जावेद के ऊपर केसेस हैं जो आपके प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक है। कहां केसेस है वो? अमेरिका के ऊपर। तो फिर वो ट्रायल नहीं, एक मिनट देखें ना डॉक्टर साहब, मेरी एक अर्ज सुन लें आप। फिर यहाँ पे आसिफ जरदारी को मत ब्लेम करें कि स्विट्जरलैंड में क्यों अपना पैसा है तो यहाँ पे ट्रायल क्यों कर लें, ताकि फिर मैं आपको मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये सियासत खत्म नहीं होनी चाहिए कि जो शख्स एक जगह पे क्राइम करे, जैसे इमरान खान ने बड़ी शुरू में कहा था, वो हर पब्लिक ऑफिस के लिए डिबार होना चाहिए अगर उसके ऊपर नो बजाय इसके कि मैं और आप उसको बचा रहे हो। देखें, बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें कही हैं, जो मेरे ब्रदर इमरान खान साहब ने कही हैं, इसके बारे में तो 6 साल पहले नवाज शरीफ साहब मिसाके जमहूरियत में ये लिख चुके हैं, जिस पे दोनों पार्टी साइन कर चुकी हैं। और अब भी जो नवाज शरीफ साहब का 10 पॉइंट का एजेंडा है, उसमें सबसे नुमाया बात यही है कि एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट एहतसाब का इदारा बनाया जाए, जिसमें मैं, आप, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब सब पेश हों और कुरान और ईमान और कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। हमने ही पेश होना है, उन्होंने तो नहीं आना, दोनों ने पेश हो चुके हैं। जरदारी साहब ने आना, ना मियां साहब ने आना। मुझे मौका दे दें कि नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम एसेट डिक्लेयर्ड हैं, उनके टैक्स डिक्लेयर्ड है। आपने बात की टैक्स की, जब वो 2006-7 में जद्दा में थे तो उन्होंने कोई टैक्स अदा नहीं किया। 8 से लेकर 10 तक उन्होंने 25 लाख रुपए टैक्स अदा किया है। वो सेल्स टैक्स, आपको क्रेडिट कर दूं, वो सेल्स टैक्स की मद में है। एक सेकंड, आपको मैं बात करूं, दिस डिबेट विल गो ऑन एंड ऑन। आप उसको अपने लीडर को बचाने पे मत रहे। मैं कह रहा हूं आपसे कि वो जो बात आप कर रहे हैं या इमरान खान साहब कह रहे हैं, उसके लिए तो अच्छा नहीं होगा आप लोग नौकरियां छोड़ के सियासत शुरू करें जेन्युइन। अच्छा नहीं होगा ये नौकरियां छोड़ दें, अपने सेठों को बचाना छोड़ दें और सियासत करें। नौकरी करनी आ जाए, दुनिया टीवी में आपको दे लेते हैं। पीएमएलएन में तो निजाम कायम है एहतसाब का। आप देखें, हमने अपने छोड़े सर एहतसाब का निजाम कायम है, निकाला, आपका तो बैठे बैठे बॉन्ड निकल आते हैं, पार्टी से फारिग किया, आप कमाल करते हैं। वाहिद पार्टी है जिसने अपने मेंबर्स का मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, 45 दिन की डेडलाइन के बाद क्या होगा? देखें जी, अभी तो जो उस पर पेशरफ्त हो रही है, कमेटी बनी है और वो तमाम बातें जो नेशनल इश्यूज हैं, नवाज शरीफ साहब का एजेंडा है, वो प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम किया है। इमरान खान साहब, आपके ख्याल में 45 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन सर। देखिए, पहले तो 45 दिन जो हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो करेंगे क्या वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें जो इन्होंने 10 पॉइंट्स दिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि ना नैब आजाद होने लगी है, ना प्रोसिक्यूशन आजाद होने लगी है, और इन्होंने बात ही नहीं की। शेख अलाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में कोई पॉलिटिक्स, मगरब के अंदर कामयाब मुल्क में पॉलिटिक्स कर सकता है जब तक उस अपने पूरे असासे डिक्लेयर ना करे और अपने नाम पे ना रखे। ये बेनामी चीजें, आप 61% पार्लियामेंटेरियंस ने तो 1 रुपया टैक्स नहीं दिया, क्यों? और वो आप और मैं जानते हैं कि देहात में आप इलेक्शन लड़के दिखाएं आपको कितने पैसे की जरूरत है। आप अगर आपकी जो लीडरशिप है पार्लियामेंट के अंदर बैठी, वो अपने असासी नहीं डिक्लेयर करते। गोशवारों में आप देखें तो बेचारे गरीब लोग हैं, अरबों-पति के मालिक हैं वो। तो अगर आप 1 नंबर अपने एसेट्स ना डिक्लेयर करें, और उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई इस 10 पॉइंट एजेंडा में। और दूसरी चीज कि ये क्यों नहीं कि हर इनकम के ऊपर टैक्स हो। मुबशर, आपने ठीक बात कही कि आप टैक्स दे रहे हैं और आपके पास और दौलत कितनी है, और जो दूसरे लोग हैं जो खरबोपति हैं, इन्होंने टैक्स का निजाम ही ऐसा बना दिया है कि इनकम टैक्स
हर इनकम पे टैक्स नहीं है। आपने टैक्स चुराने के लिए 100 तरीके आपने बता दिए लोगों को कि आप टैक्स अपना बचा लें। सिर्फ गरीब आदमी टैक्स देता है बेचारा महंगाई के जरिए, इसलिए तो गरीब गरीब हो रहा है इस मुल्क में, अमीर अमीर हो रहा है। टैक्स इनकम के ऊपर होना चाहिए। जो इनकम एक जगह से ऊपर जाए सब टैक्स दें उसके ऊपर, और एहसासे डिक्लेयर करें। ये 2 काम कर दें मुबशर, मैं आप बताऊं पाकिस्तान ये सारे इकोनॉमिक मसाइल से निकल जाएगा। ना कर्जे लेने की जरूरत पड़ेगी, ना हम अपने ये गुर्बत बढ़ेगी, लोगों को तालीम दे सकेंगे। मैं खान साहब आपको एक बात कहूं, बड़ी माजरत के साथ आपसे मैं डिसएग्री कर रहा हूं टोटल बात पे। गुर्बत से कोई आदमी तंग नहीं है। मुझे अपने दिन याद हैं, आज से 20 साल पहले हम लोग घरों में सहन के अंदर चरपाइयां बिछा के एक पेडिस्टल लगा के हम सो जाते थे। किसी को किसी से तकलीफ नहीं होती थी, किसी को किसी गाड़ी देख के तकलीफ नहीं होती थी, घर देख के तकलीफ नहीं होता था, क्योंकि पता होता है ये जायज तरीके से आया। कोई जायज तरीके से पैसे बनाता है ना, उससे किसी को दुख नहीं होता। हम गुर्बत में भी सांझे रह सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हम देखते हैं नाजायज तौर पे कमाए हुए लोग इज्जतदार बन जाते हैं, तब हमें खून खोलता है हमारा। बट एनीवे, मैंने चलते चलते 1-2 बातें और कहनी है, और वो बड़ी सिंपल है, क्योंकि अभी इमरान खान ने सिंगापुर की एक एग्जांपल दी थी। सिंगापुर का आपको मैं बता दूं कि सिंगापुर की टोटल आबादी जो है तकरीबन 4 मिलियन है, और सिंगापुर की जो वर्किंग आबादी है 1.1 मिलियन है, और सिंगापुर का जो जीडीपी है वो 137 बिलियन पाउंड्स है एक साल का। 137 बिलियन पाउंड्स। अगर आप 97 मुस्लिम ममालिक को एक साथ इकट्ठा कर ले और उनके जीडीपी को इकट्ठा कर ले तो, और सिर्फ उसमें से ऑयल मनी निकाल दें, तो सिंगापुर के 11 लाख लोगों की इनकम जो है, जनरेशन जो है, वो 1.5 अरब मुसलमानों से ज्यादा है। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। और हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर फर्ज करें मुबशर लुकमान भी है, मुबशर लुकमान के पास अगर कोई ऐसी चीज़ है, ये कलम है, फर्ज करें ये 1 लाख रुपए का कलम है या 10 लाख रुपए का कलम है, तो ये इसको कलम को रखना बुरी बात नहीं है, इसके ऊपर खर्च करना बुरी बात नहीं है। सवाल ये है क्या ये आमदनी शो हुई है, सवाल ये है क्या इसके ऊपर टैक्स दिया गया है। मियां नवाज शरीफ को एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक के आगे आके देना पड़ेगा, चाहे इस प्रोग्राम में तो वो नहीं आएंगे, किसी फोरम पे दे दें कि अगर उन्होंने बकौल उनके जो उन्होंने गोशवारे दाखिल कराए थे कि अपनी बीवी और अपने बेटे से पैसे बोरो करके जो है वो गुजारा किया है, तो बेगम कुलसूम नवाज के पास वो रकम कहाँ से आई, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो रकम का ट्रेल होगा ना कोई। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।